स्टूडेंट्स, औद्योगिक अर्थशास्त्र के पेपर में फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्म कितने प्रकार की होती हैं। और आज हम पढ़ना शुरू करेंगे फर्म के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, यानी फर्म किस उद्देश्य के लिए काम करती हैं। सामान्यतः देखा गया है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है फर्म के बारे में थोड़ा बहुत, तो हम लोग सब भी जानते और समझते तो है ही हैं कि फर्म का जो मूल उद्देश्य होता है या बेसिक जो मोटिवेशन होता है किसी भी फर्म को इस्टेब्लिश करने का, वो होता है लाभ अधिकतम करना, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका सबसे प्राइमरी जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि कोई भी फर्म इसी उद्देश्य से लगाई जाती हैं कि उस फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हों। और लाभ किस तरीके से प्राप्त होते हैं कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश करती है और अपनी प्राइसेस, जो भी वस्तुओं का उत्पादन फर्म के द्वारा किया जाता है, उसकी कीमतों को वो क्या चाहती है कि ज़्यादा कीमत में वो वस्तु बाज़ार में बिक पाए, तभी वो एक तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएगी। लंबे समय तक यही उद्देश्य एक फर्म जब भी शुरुआती जो समय था आर्थिक विकास का और फर्म स्टेब्लिश की जाने लगी थी, तब पहला उद्देश्य लाभ कमाना ही रहा। लेकिन धीरे धीरे हमने जो फर्म के बारे में पढ़ा उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है कि संयुक्त पूंजी कंपनियां, जॉइंट स्टॉक जो कंपनी होती हैं, वो प्रचलन में आई। और जो संयुक्त पूंजी कंपनी थी उसका जो मूल जिसे बात है वो हम कह सकते हैं कि वो ये थी कि जो उद्योग करता है वो अलग है और जो प्रबंधक है वो अलग है। यानी उद्योग का मालिक स्वामित्व कोई और है और प्रबंधन किसी और के हाथ में है। तो जो प्रबंधन करता है उन्होंने कई और उद्देश्य भी फर्म से संबंधित उद्देश्य रखे जिस पर आधारित फर्म काम करती हैं, और उनके बारे में हम अभी यहाँ देख लेते हैं एक बार कि बेसिकली क्या क्या उद्देश्य फर्म के हो सकते हैं। तो लाभ अधिकतम करना तो फर्म का है ही उद्देश्य। उसके अलावा सामान्य लाभ की प्राप्ति, यानी जिसे कहते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट ले एक फर्म। बिक्री अधिकतम करना, यानी बिक्री अधिकतम करना यानी फर्म का एरिया बहुत बढ़ाना, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश एक फर्म की रहती है कि वो अपनी बिक्री को क्या करे, बढ़ाए। संतुष्टि को अधिकतम करना भी फर्म का एक उद्देश्य होता है। प्रबंधकों द्वारा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रबंधक ये चाहते हैं कि उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिले एक फर्म को इस्टेब्लिश करने में, चलाने में। फर्म के में उत्पादन वृद्धि को अधिकतम करना, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे एक फर्म, ये भी फर्म का एक उद्देश्य होता है। और तुष्टिपद व्यवहार, ये भी फर्म का एक के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। इन सब उद्देश्यों के बारे में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पर आज हम फर्म का जो मूल या पहला उद्देश्य है लाभ अधिकतम करना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब हम सब समझते हैं, आप भी जानते ही होंगे कि लाभ अधिकतम करना बेसिकली एक रेशनल बिहेवियर माना गया है। यानी चूँकि हम अर्थशास्त्र में हमेशा जब शुरुआत से पढ़ते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो ह्यूमन है वो विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, तभी हम अर्थशास्त्र के जो कंसेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। तो जो रेशनल बिहेवियर है वो ये कहता है कि कोई भी चीज़ या आर्थिक जगत में कोई भी क्रिया लाभ के लिए ही की जाती हैं। और लाभ क्या है कि फर्म की जो भी आय है और जो भी लागत है, लागत किन चीज़ों पर आती है ये भी हम सब आप समझते ही होंगे कि फर्म में जो जिन भी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है वो संसाधनों पर कितना हम उन साधनों पर खर्च कर रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाई जाती है, लागत। और आय क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन उसका किया गया है उस प्रोडक्शन को कितनी कीमत में बाज़ार में बेचा जा रहा है। तो जितना प्रोडक्शन है और उसकी जो प्राइस है उससे हम क्या निकाल लेते हैं, फर्म की आय, और फर्म की लागत हमें पता चल जाती है। जितने
साधनों को फर्म में उत्पादन में लगाया गया है, उनको क्या क्या कीमत चुकाई गई है, उससे हमको लागत पता चल जाएगी। और लागत और आय का जो अंतर है वही क्या है, लाभ है। तो लागतें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट यानी अंतर्निहित और विहित लागतें, दोनों तरीके की लागतें होती हैं। और शुद्ध आर्थिक लाभ उद्यमकर्ता को उसके द्वारा जोखिम और अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार है। तो बेसिकली लाभ क्या है कि फर्म में जो भी साधन लग रहे हैं उन सब साधनों को तो उनकी काम के अनुसार वेतन या मजदूरी या जो कुछ भी उनका हिस्सा होता है, उनका भाग एक तरीके से वो मिल जाता है। लेकिन जो लाभ है वो क्या है, उद्यमकर्ता को मिलता है, जिसने इनिशिएट किया है चीज़ों को, फर्म को, उसे मिलता है। और ये लाभ जो चूँकि वो रिस्क उठाता है अनिश्चितता का, कि उसे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, ये जो रिस्क है उसका पुरस्कार है कि वो लाभ प्राप्त करे। लाभ के उद्देश्य, जो फर्म का उद्देश्य है, जो प्रारंभिक उद्देश्य लाभ का ही उद्देश्य रहा है। लेकिन शुरुआत में जो ये उद्देश्य था फर्म को, वो उसको फर्म को शुरू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि संयुक्त पूंजी कंपनियां आई, वैसे वैसे व्यवसाय का ये ढांचा या फर्म का काम करने का तरीका काफ़ी बदल गया है। और ऐसे में जैसे ही फर्म का स्वरूप संयुक्त पूंजी कंपनियों के साथ साथ आगे बढ़ा, वैसे ही फर्म में स्वामी अलग हो गए और प्रबंधक अलग हो गए। यानी फर्म का सारा मैनेजमेंट किसके हाथ में है, प्रबंधकों के हाथ में आ गया। और जबकि फर्म के स्वामी यानी जिसका लाभ पर अधिकार होता है, एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं, तो वो डिफरेंट पार्ट हो गया। तो कंपनी या जो भी फर्म या कंपनी है वो दो हिस्सों में या दो लोगों के हाथ में उसकी मेन जो पावर है वो आ गई कि स्वामी कोई और है और प्रबंधक कोई और जो प्रबंधक है वो चूँकि वेतन भोगी होता है। प्रबंधक क्या होता है, प्रबंधक को लाभ हानि से कोई बहुत उसका लाभ हानि का उसका हिस्सा नहीं होता। उसका हिस्सा क्या होता है, उसको वेतन मिलता है। और सामान्य तौर पर हम सब जानते हैं कि वेतन क्या होता है, फिक्स होता है। तो वेतन जब फिक्स है तो ऐसे में प्रबंधक क्या देखता है, एक फर्म को इस्टेब्लिश करना है, अच्छे से फर्म को रन करवाना चाहता है वो, तो वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देकर वो किस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, वो दूसरे फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्म के जो दूसरे उद्देश्य हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। और उन सारे दूसरे उद्देश्य जिसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि पिछली स्लाइड में, कि बिक्री अधिकतम करना, उत्पादन अधिकतम करना और संतुष्टि को बढ़ाना, अपने स्टाफ को बढ़ाना, तो इस तरीके के उद्देश्यों पर प्रबंधक काम करते हैं। और इन उद्देश्यों में अपनी संतुष्टि अधिकतम करना, बिक्री को बढ़ाना, अपने अधीन स्टाफ को ज़्यादा बढ़ाना, फर्म की ग्रोथ, यानी फाइनली जो प्रबंधक है वो चाहते हैं कि फर्म बहुत ग्रो करे। उनका मेन फोकस अपने लाभ या फ़ायदे पर, या जिसको कहते हैं कि अधिकतमकरण पर ज़्यादा ध्यान न देकर वो इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यही कारण है कि लाभ का उद्देश्य बहुत ही एक छोटा उद्देश्य बन जाता है और फर्म को अपने आप में इस्टेब्लिश करना ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। इसी के साथ इसी उद्देश्य में ही आगे हॉल और हिच ने मार्कअप प्राइसिंग का कंसेप्ट दिया है। हॉल और हिच अर्थशास्त्री हैं ऑक्सफोर्ड के, और वहाँ पर उन्होंने 38 उद्यमकर्ताओं द्वारा कीमत निर्धारण के व्यवहार को समझने का एक स्टडी करके ये बताया कि जो भी उद्यमी होते हैं वो लाभ अधिकतम नहीं करते, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर काम नहीं करते, बल्कि वो किस तरीके से इस पे काम करते हैं। उनका मानना है कि अपनी जो भी औसत लागत होती है, औसत लागत क्या होती है आप लोग समझते हैं, जो जितना भी प्रोडक्शन हुआ और जितनी भी कॉस्ट आई उसकी एवरेज कॉस्ट, उससे हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, यानी टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन हम करते हैं, तो हमको औसत लागत मिल जाती है एक यूनिट की। तो औसत लागत में कुछ मार्क जोड़ते हैं, कुछ अंक जोड़ते हैं और उसको जोड़कर वस्तु की कीमत का निर्धारण
करते हैं। तो हॉल और हिच का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मार्कअप प्राइसिंग तय की जाती है जो कि लागत से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लागत में कुछ मार्क ऐड किए जाते हैं और ये जो मार्कअप हैं या जो ये मार्कअप अंक हैं वो क्या होता है, बहुत ही रीज़नेबल होता है। ऐसा नहीं कि आपने मार्कअप बहुत ज़्यादा कर लिया या बहुत कम कर लिया, इस तरीके की बात नहीं। वो क्या होगा, काफ़ी रीज़नेबल होता है। और इसलिए जब इनका ये जो कंसेप्ट है वो ये हमको ये कहते हैं कि मार्कअप अंक बहुत ही रीज़नेबल है। और चूँकि यदि वे असामान्य लाभ के लिए ज़्यादा मार्कअप रखेंगे और ऊंची कीमत रखेंगे तो क्या दिक्कत होगी। वो रीज़नेबल इसलिए रखा जाता है कि मान लीजिए मार्कअप बहुत ज़्यादा रखा और उनको लगा कि हम बहुत ही असामान्य लाभ प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस मार्केट में लॉन्ग टर्म में जो दूसरी फर्में हैं उनको लगेगा कि इसमें बहुत प्रॉफिट है इस तरीके की फर्म में, तो वो एंटर करेंगी मार्केट में। और जब वो एंटर करेंगी तो वापस से ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सामान्य लाभ हैं वो भी सुरक्षित रखना संभव नहीं होता। तो ठीक इसीलिए जो फर्म है वो अपना मार्कअप क्या रखती है, काफ़ी रीज़नेबल मार्कअप रखती है ताकि दूसरी फर्म में बाज़ार में एंटर नहीं कर पाएँ और वो लॉन्ग टर्म तक जनरल प्रॉफिट लेते रहें। तो ये हॉल और हिच ने अपना जो मार्कअप का कंसेप्ट दिया है ये एक्चुअली लाभ अधिकतम करने की परिकल्पना को की बजाय लागत में कुछ अंश जोड़कर वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं और इस आधार पर ये फर्म में प्राइस और फर्म इस उद्देश्य के लिए काम करती हैं, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन इनके जो कुछ आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि अगर मार्कअप प्राइस जो है वो भी इसी आधार पर तय होती है कि बाज़ार में कैसी स्थितियाँ हैं। अगर मान लीजिए बाज़ार में तेज़ी है तो ऐसे में मार्कअप प्राइस क्या करेंगे, बढ़ा दिया जाएगा। और बाज़ार में मंदी है तो मार्कअप प्राइस को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये भी लाभ से ही प्रेरित है, ऐसा आलोचकों का कहना है। तो ऐसी स्थिति में यह जो लागत में ये जो अंश जोड़ा जाता है मार्कअप का, वो बेसिकली मंदी के समय कम और तेज़ी के समय ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी जो उद्देश्य है या इस तरीके की भी जो थॉट है उनकी, वो भी कहीं ना कहीं फर्म को लाभ दिलाने का ही एक प्रमुख उद्देश्य लेकर चलती हैं। तो इस आधार पर हमें देखते हैं कि जो भी फर्म के कंसेप्ट्स हैं उसमें हॉल और हिच ने भी मार्कअप प्राइस थ्योरी तो बताई है, लेकिन फिर भी उसमें मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं उसका भी फर्म को लाभ दिलाना ही रहा। और सामान्य तौर पर हम सब जानते हैं कि असामान्य लाभ अल्पकाल में तो प्राप्त किए जा सकते हैं, पर चूंकि दीर्घकाल में स्वतंत्र होता है बाजार कि एकाधिकार को अगर आप छोड़ दें तो भी पूर्ण प्रतियोगिता या अगर फर्में एंटर करने के लिए स्वतंत्र हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत आसानी से असामान्य लाभ धीरे धीरे सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से एक फर्म मूल रूप से उसका जो भी स्ट्रक्चर है या एक फर्म जो भी काम करती है वो मूल रूप से लाभ कमाने के लिए ही काम करती हैं। थैंक यू।